मैं रवि कुमार प्लेटिनम क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और मैं हिंदी विषय का अध्यापक हूं और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और पहला क्लास हो चुका है। आज का हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, तो पहले क्लास में हम जो भी पढ़े थे संक्षेप में उसकी रिवीजन कर लेते हैं। हम पहले क्लास में पढ़े थे हिंदी भाषा का व्याकरण। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा किया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि हिंदी शब्द का विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है, और किस शब्द से हिंदी शब्द का विकास हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लिए थे। देखिए, हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी शब्द पे हमने चर्चा किया था। भाषा शब्द में चर्चा किया था कि भाषा संस्कृत के भाष धातु में आप प्रत्यय के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। फिर व्याकरण, व्याकरण के बारे में भी बताए थे कि व्याकरण शब्द में वी क्या है, उपसर्ग है, प्लस आ भी उपसर्ग है, और क्री धातु है और अन प्रत्यय है। ठीक है, इन सबको मिला के हमारा व्याकरण शब्द बनता है, व्याकरण शब्द। ठीक है, और हिंदी शब्द बताए थे कि ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये हिंदी के बारे में पहला पॉइंट ये था कि ये फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा ये था कि हिंदी शब्द का विकास सिंधु शब्द से हुआ है। कैसे हुआ है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सिंधु शब्द से बदलते बदलते कैसे हिंदी शब्द आया है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करने के बाद हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला में हम बताए थे कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण की परिभाषा हमने बताया था, वर्णमाला की परिभाषा बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला के वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के हमने दो भेद बताए थे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, वर्ण के हमने दो भेद बताए थे, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, और एक बताए थे आपको कि वर्ण के, ये है वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं, और एक होता है वर्ण के भाग। कौन कौन से भाग है, तो इसके 5 भाग हमने बताए थे। पहला बताया था स्वर, क्रम आगे पीछे हो सकता है। दूसरा हमने बताया था अयोगवाह, फिर तीसरा हमने बताया था व्यंजन, चौथा बताया था हमने संयुक्ताक्षर, और पांचवा बताया था द्विगुण या उच्छिष्ट, द्विगुण या फिर उच्छिष्ट। ठीक है, तो हम स्वर पे चर्चा कर रहे थे, कल स्वर के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा में मैंने बताया था कि स्वर जिनके उच्चारण में हवा जो है, मुख से निकलने वाली हवा को किसी भी प्रकार के बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला पॉइंट यह है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली वायु को मुखांगों के
बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी जिह्वा है, जब किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा किसी भी मुखांग को स्पर्श नहीं करती है। मुखांग से तात्पर्य हमारा क्या है? मुखांग से तात्पर्य है जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो किसी को भी जिह्वा स्पर्श नहीं करती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, या तो कंठ पे या तालु पे, मूर्धा पे, कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, तो हमारी जिह्वा जो है तालु को स्पर्श कर रही है। वैसे ही हम बोल रहे हैं प, फ, ब, भ, तो ये बोलने में हमारा ओष्ठ क्या हो रहा है? ओष्ठ का स्पर्श हो रहा है। वैसे ही हम बोलेंगे त, थ, द, तो इसमें क्या है? ये दंत है। ठीक है, जबकि स्वर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या के बारे में हम चर्चा किए थे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या हमने बताया था 11 होते हैं। ठीक है, 11 कब होते हैं? जब पूछे कि मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हम बताएंगे 11। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो फिर आप बताएंगे 13। कौन कौन से 2 स्वर बढ़ जाते हैं? एक होता है बड़ा री और एक होता है री, ये 2 स्वर और बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक बताए थे कि जब पूछे आपसे कि हिंदी में शुद्ध, शुद्ध शब्द फोकस कीजिएगा, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जब शुद्ध पूछे तो वहां पे 10 बताएंगे। तो अब 11 में से कौन सा कम हो गया? तो 11 में से आपका री कम हो गया। ठीक है, ये छोटा री है, ये बड़ा री है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो री कम हो गया। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ और आपके औ। कितने हो गए? 3, 2, 5, 5 ये हो गए, 2 और 3, 5, 5, 5, 10 और 1, 11, टोटल 11 स्वर हैं। ठीक है, और देवनागरी लिपि में पूछेगा तो बड़ी री और री को और ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 13। जब शुद्ध स्वर पूछेगा तो ये 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें से री को हटा देंगे क्योंकि री को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है, तो बचा कितना? 10। तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होगी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। फिर हम देख रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे थे कि स्वरों का वर्गीकरण हम कई आधारों पे कर रहे थे, जिसमें से पहला आधार था क्या? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते थे? 2। एक होता था क्या? एक था ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या फिर अल्प समय लगे। कितना समय लगेगा? अल्प, अल्प या फिर एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या फिर एक मात्रा का समय लगे उसे हम
ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 थी, अ, ई, उ और री। ये हमारे 4 स्वर क्या थे? ह्रस्व स्वर थे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगे। कितना? दुगुना समय लगे, या फिर कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगे। दो मात्रा का समय लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? दीर्घ स्वर बोलेंगे, उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो टोटल 11 स्वर होते हैं, 11 में से 4 लिख चुके हैं, बचा कौन सा? 7। एक है आ, बड़ी, बड़ऊ, फिर ए, आए, ओ और औ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। ठीक है। एक और होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर चूंकि संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। ठीक है। लेकिन प्लुत स्वर क्या है? हिंदी में नहीं होते हैं। प्लुत स्वर हम संस्कृत में पढ़ते हैं। तो ये हमारा था पहला कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो बस 2 ही थे, कौन? एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रचना, या फिर कह सकते हैं इसी को हम संरचना, या फिर बनावट, या फिर इसी को कह सकते हैं क्या? उत्पत्ति के आधार पर। के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो संरचना या रचना, बनावट, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला होगा आपका मूल स्वर। मूल स्वर कौन होते हैं? तो वे स्वर जिनका निर्माण या फिर उत्पत्ति किसी स्वर के योग से नहीं हुआ हो। ठीक है। मतलब किसी स्वर के योग से ना हुआ हो। ठीक है। अर्थात कह सकते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं। उसे मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। और एक होता है आपका संधि स्वर। संधि स्वर की परिभाषा होगी कि वे स्वर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक स्वरों के योग से हुआ हो।
वे क्या कहलाएंगे? वे संधि स्वर। अर्थात देखिए, संधि का अर्थ ही होता है क्या? योग से। ठीक है, मतलब जिसका निर्माण दो या दो से अधिक स्वरों के योग से हुआ हो। जैसे आ है, तो आ स्वर का निर्माण किससे हुआ है? अ और अ से, मतलब दो अ मिलकर के एक आ बनाएंगे। तो ये हुआ क्या? दो अ की संधि हुई है, योग हुआ है, तब किसका निर्माण हुआ? आ का। ठीक है, तो मूल स्वर के कौन कौन होते हैं? तो मूल स्वर आपके होते हैं अ, ठीक है, ई, उ और री। जो हम लोग पढ़े थे ह्रस्व स्वर, वही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। यही क्या है? मूल स्वर है। ठीक है, मूल स्वर के अन्य नाम भी है, जैसे कि अन्य नाम मान लीजिए कहीं मूल शब्द ना दे, ठीक है, अगर कह दे रूढ़ स्वर, रूढ़ स्वर, या फिर कहते हैं इसी को क्या? जड़। ठीक है, रूढ़ स्वर या जड़ स्वर। ठीक है, कितने होते हैं? तो चार, अ, ई, उ और री। ठीक है, अब देखिए संधि स्वर। संधि स्वर कितने होते हैं? चार ये हो गए, बचे कितने? सात। कौन कौन? तो आ, अगले पेज पे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक और नाम है नैसर्गिक। ठीक है, एक और नाम है इसका, धीरे धीरे याद आ रहा है, बीजाक्षर। ठीक है, मूल स्वर के कितने नाम है? रूढ़ स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर। ठीक है, अब मान लीजिए मूल स्वर के नाम पे आपको देते नैसर्गिक स्वर। नैसर्गिक स्वर किसे कहते हैं, या फिर नैसर्गिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यही है, मूल स्वर ही क्या है? नैसर्गिक स्वर है। ठीक है, बीजाक्षर क्या है? मूल स्वर है। सब इसी के अन्य नाम है। ठीक है, तो संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर कितने होंगे? सात होंगे। कौन कौन? एक होगा आपका आ कैसे बनेगा? अ और अ के योग से आ बनेगा। ठीक है, ई और ई के योग से क्या बनेगा? बड़ी। वैसे ही उ और उ के योग से बड़ा ऊ। अ और ई के योग से ए बनेगा। ठीक है, और अ और ए के योग से क्या बनेगा? अय। आ और उ के योग से क्या बनेगा? ओ। आ और ओ के योग से क्या बनेगा? आओ। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? दो स्वरों के संधि से बना है। ठीक है, सारे स्वर हैं ये जो जितने हैं, ये सब क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर दो या दो से अधिक स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए, ये सारे क्या हैं? संधि स्वर हैं। ये सारे क्या हैं? संधि स्वर है। अब संधि स्वर के वापस से कितने? दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सजातीय स्वर, और दूसरा होता है
विजातीय स्वर। सजातीय स्वर से क्या तात्पर्य है? सजातीय स्वर वे स्वर जो एक जैसे जाति से मिलकर बने हुए। एक जैसे जाति से मतलब ये हुआ, जैसे कि देखिए आ कैसे बना है? अ और अ के योग से, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ई, दो ई मिलकर के बड़ी ई बनाए हैं, दो ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है। ये दोनों क्या है? एक ही जाति के हैं। वैसे ही ये दोनों, ये भी एक ही जैसी जाति के हैं, ये दोनों एक जैसी जाति के हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अ अलग जाति का है और ई अलग जाति का है, तो ये हो जाएंगे आपके विजातीय, ठीक है। ये भी देखिए अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग अलग है, तो ये हमारे चार क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। और ये तीन सजातीय, सजातीय, और ये हो जाएंगे आपके विजातीय, ठीक है। तो सजातीय स्वर वे स्वर जो एक जैसे स्वरों के योग से बने हो, वे क्या हो जाएंगे? सजातीय स्वर। विजातीय स्वर वे स्वर जो अलग अलग जाति के स्वरों के योग से बने हैं, वो हो जाएंगे विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर कौन कौन हो जाएंगे? आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक जैसे जाति के हैं ये, ठीक है। ये दोनों क्या है? अ एक जैसे हैं, ये भी क्या है? एक जैसे हैं, दोनों ई है। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे ई है यहाँ पे कुछ और है, दोनों ई है, दोनों ऊ है, लेकिन यहाँ पे अ है तो इधर ई आ गया, अलग आ गया। तो ये तीनों क्या है? सजातीय है, ठीक है। ये तीनों आपके सजातीय हो गए और ये आपके विजातीय हो गए। ए, ऐ, ओ और औ क्या होंगे? विजातीय, ठीक है। ये होंगे विजातीय स्वर। अब देखिए विजातीय स्वर के भी देखेंगे तो दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक हो गया आपका गुण, गुण स्वर, और एक होता है क्या? वृद्धि स्वर। गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर, गुण स्वर कौन होंगे? ए और ऐ। देखिए ए कैसे बना है? अ और ई के योग से बना है, ठीक है। यहां पे देखिए अ और ई के योग से बना है, क्या हो जाएगा? ये ए। उसके बाद ओ, अ और ऊ के योग से बना है ओ। वृद्धि स्वर क्या होंगे? वृद्धि स्वर होंगे ऐ और औ। कैसे होंगे अभी बताते हैं। ऐ किससे मिलके बना है? अ। अब देखिए अ, यहां पे देखिए अ और ए के योग से बना है, अ और ए के योग से, अ लिख दिए हैं वहां पे। अब देखिए ए की जगह पे हम लिख सकते हैं, ए की जगह पे, ए की जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग अ और ई। देखिए ये क्या है? ये ए की जगह पे हम लिखे हैं, ए की जगह पे लिख सकते क्योंकि ये किससे बना है? अ और ई के योग से बना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो स्वर है और यहाँ पे तीन हो गए आपके। वृद्धि हुआ एक, यहाँ पे एक वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वृद्धि स्वर। वैसे ही आपका औ है, ठीक है। अ और ओ के योग से बना है। अ और ओ के योग से क्या बनेगा? औ। अब बताइए ओ की जगह पे हम लिख सकते हैं अ प्लस ऊ। ओ की जगह पे लिख सकते हैं अ प्लस ऊ। ओ की जगह पे हम लिखते हैं अ और ऊ। अब देखिए यहां पर भी तीन स्वर होंगे। वृद्धि हुआ एक, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर। यहाँ पे बोलेंगे गुण स्वर। अब देखिए जब हम संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, तो उसी में से एक आएगा आपका गुण स्वर संधि और एक होगा वृद्धि स्वर संधि।
अब देखिए यहां से आपके संधि के 2 संधि क्लियर हो जाएंगे। 5 होते हैं स्वर संधि, जिसमें से 2 यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये ए है, ए में कैसे मात्रा देते हैं, ऐसे। ओ की मात्रा कैसे देते हैं, ओ की मात्रा देंगे ऐसे। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में बढ़ जाता है। ए की मात्रा कैसे देते हैं, 1 की वृद्धि हो गई इसमें, और औ में यहां पर भी वृद्धि हो गया। तो अब देखिए अगर हम एक शब्द बोले कि गणेश, गणेश में कौन सी संधि है, तो आप देखिए मात्रा किसका है, इसका है कि इसका है। इसकी मात्रा कैसे लिखते हैं, ए की मात्रा, इसकी मात्रा लिखेंगे ऐसे, इसकी मात्रा लिखेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ऐसे। और ये दोनों में से कोई मात्रा है कि इन दोनों में से, तो ए की मात्रा है, ये वाला मात्रा है, ये वाला। तो इसका मतलब गणेश में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। अब देखिए एक और शब्द लिखते हैं हम, महोत्सव। महोत्सव में कौन सी संधि है, तब देखिए मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा यहां पे है, तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। वैसे ही अगर हम लिखें एकाएक, एक एक में पूछे कौन सी संधि है, तो किस चीज की मात्रा आया है, आई की मात्रा। क पे आई की मात्रा आया है, तो आई की मात्रा देखिए इसमें नहीं है, इसमें है आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो आप अब एक और शब्द देखिए, परमौज। इसमें पूछे तो मात्रा ध्यान दीजिए किसका है, औ की। औ की मात्रा क्या होता है, वृद्धि स्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो अगर गुण स्वर आया है तो वहां पे गुण स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर आया है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर कौन होते हैं, तो गुण स्वर ए और ओ होते हैं, वृद्धि कौन होते हैं, आए और औ। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अगला तीसरा था क्या, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पे, तो जिह्वा का कौन सा भाग प्रयुक्त में आ रहा है। ठीक है, इसके आधार पे 3 होते हैं, कौन कौन, एक होगा आपका अग्रस्वर, दूसरा होगा आपका मध्य स्वर, तीसरा होगा आपका पश्च स्वर। अब देखिए इसकी परिभाषा एकदम सिंपल है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्र यानी कि आगे वाले भाग प्रयुक्त होता हो वो अग्रस्वर हो जाएंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग प्रयुक्त होता हो वे मध्य स्वर हो जाएंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग प्रयोग होता है वे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्वर बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। आप मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर लिखिएगा, अ। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है, अ। उसके बाद पश्च स्वर पे आइए। पश्च स्वर कितने होते हैं, तो देखिए जिसमें इस तरह की आकृति आपको दिखे, जितने स्वर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। अ तो यहाँ पे लिख चुके हैं, तो अ को छोड़ दिया जाए तो कौन सा होगा, एक आ होगा। आ के बाद ई नहीं होगा,
उ, उ होगा, बड़ा उ होगा, ए आय नहीं होंगे, क्या होंगे, ओ और औ। ये सब क्या होंगे, पश्च स्वर। सब में तीन जैसी आकृति है, देखिए तीन, थ्री जैसी आकृति है सब में, तो ये क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। अ होगा पहले आपका मध्य स्वर, पहले मध्य स्वर में अ को रखिए, फिर तीन जैसी जितनी आकृति वाले स्वर हैं, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये हो जाएंगे आपके पश्च स्वर। अग्र स्वर जितने बचे हुए अग्र स्वर में आ जाएंगे, कौन कौन से बच गए, ई, बड़ी, ए, आय और री, ये हो जाएंगे आपके पश्च स्वर, सॉरी अग्र स्वर, ये होंगे आपके अग्र स्वर। अ होगा मध्य स्वर, पश्च स्वर जितनी तीन जैसी आकृति है वे सारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। ठीक है, तो ये बहुत आसान था जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, चौथा। ओष्ठ या फिर कह सकते हैं क्या, मुख, मुखाकृति। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति कैसी होती है, मुख से तात्पर्य ओठ से है, ठीक है। तो ओठ दो ही होंगे, या तो गोल होगा या फिर गोल नहीं होगा, तो इसके आधार पे दो हो जाएंगे भेद। कौन कौन, एक होगा गोलाकार, या फिर इसी को कह सकते हैं हम वृत्ताकार, ठीक है, या वर्तुलाकार, बहुत सारे नाम है। दूसरा क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार। देखिए सिंपल है, जिसके उच्चारण में हमारे ओठों की आकृति गोल हो जाए या वृत्त जैसा हो जाए, वे स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है आपका उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये चार आपके वृत्ताकार या गोलाकार स्वर होते हैं, ठीक है। अब इन चारों को छोड़ दीजिए, जो बचा वो क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार, जैसे कि ई, बड़ी, सॉरी, ई, बड़ी, पहले अ आ लिख लेते हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, अब छोटा वो बड़ा वो यहाँ है, ए, आए, ठीक है, ओ औ यहाँ पे है, कितने हो गए, ये कितने हैं, चार हैं, यहाँ पे कितने होने चाहिए, दो, दो चार, दो छः, हाँ ठीक है, ये आपके छः ही होंगे। क्यों, इसमें री नहीं आएगा, री नहीं आएगा, री इसलिए नहीं आएगा कि ये शुद्ध स्वर नहीं है, और इसका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की शुद्ध स्वरों की संख्या वो स्वर 10 ही मानते हैं, ठीक है। री को उन्होंने स्वर नहीं माना है, किसने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, इसलिए री को स्थान नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अगर समझा जाए कि री क्या है, वृत्ताकार होगा कि अवृत्ताकार है, तो री आपका होगा अर्धवृत्ताकार, री को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्ताकार। लेकिन उन्होंने री को कोई स्थान नहीं दिया है वर्गीकरण में, क्योंकि वो री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपके अवृत्ताकार स्वर कितने हो जाएंगे, 6, अ, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, और गोलाकार स्वर
चार है, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं। मुख के खुलने के आधार पर, ये थोड़ा मोस्ट है। ठीक है, थोड़ा क्या, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। तो इसमें देखेंगे कि जब किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख कितना खुल रहा है। तो इसमें चार कंडीशन आएंगी और उस चार कंडीशन के आधार पे चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो ऐसे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध मतलब होता है बंद। ठीक है, और एक होगा आपका विवृत स्वर। विवृत का अर्थ क्या होता है, खुला। विवृत मतलब खुला। एक होगा अर्ध समृद्ध और एक होगा अर्ध विवृत। ठीक है, ये चार समृद्ध स्वर। देखिए वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, अब देखिए समृद्ध का अर्थ होता है बंद, लेकिन आप मुख को बंद करके किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुख न के बराबर खुलता है, खुलता है एकदम थोड़ा सा, क्योंकि मुख बंद करके आप स्वर का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। तो मुख न के बराबर खुलता है। ठीक है, विपरीत में इसमें क्या होता है, मुख जो है इसमें वे स्वर, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। ठीक है, विपरीत स्वर जिसमें क्या होगा, मुख पूरा खुल जाएगा। अर्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध में इसमें क्या होगा, मुख जो है आधे से कम खुलता है। ठीक, और अर्ध विपरीत में इसमें जो है आपका मुख आधे से ज्यादा खुलता है। ठीक है, अब देखिए स्वरों को कैसे बांटेंगे। ठीक है, बांटने का तरीका देखिए जिससे कि आपको याद होगा। सबसे पहले मुख जिसमें पूरा खुल जाता है, विपरीत स्वर, जैसे आ, जब आ का उच्चारण करते हैं तो मुख पूरा खुल जाता है। इसमें सिर्फ एक ही स्वर आएगा, कौन सा, आ। उसके बाद आइए आप विपरीत में, विपरीत स्वर हो गया। उसके बाद आइए अर्ध विपरीत में, अर्ध विपरीत में आप अ को रख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको बताए थे, एक होता है गुण स्वर, एक होता है वृद्धि स्वर। ठीक है, गुण स्वर में ए है और ओ, जबकि वृद्धि में आए और औ। तो गुण स्वर को आप इसमें रखिए, कौन सा हो जाएगा, ए और ओ। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, आए और औ। ठीक है,
अब देखिए जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे, समृद्ध स्वर। कौन कौन बच गए, ई बच गया, बड़ी, उसके बाद कितने हो गए आपके, तीन तीन छह, कौन कौन अब बचा, ऊ बच गया और बड़ा ऊ, ठीक है, और एक री, ये पांच आपके क्या हो गए, समृद्ध स्वर। ठीक है, तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाएंगे जी, चार। कौन कौन, ये आपका होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब देखिए, अब स्वरों के वर्गीकरण में एक बचा हुआ है, उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, तो ये जो है हम व्यंजन के साथ ही देखेंगे। जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो व्यंजन और स्वर दोनों का एक साथ देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हम यहाँ इस पे समाप्त करते हैं। जो उच्चारण के स्थान पे है उसको हम बाद में देखेंगे, व्यंजन के साथ दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्वर समाप्त हो गया। अब आपके इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग अयोगवाह। ठीक है, इससे आगे हम लोग अयोगवाह पढ़ेंगे। तो ये कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी धन्यवाद।